चुनाव से पहले हम मध्य प्रदेश की नब्ज टटोलने के लिए निकले हैं। इस बार जनादेश किशोर करबट लेगा। इस समय हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले में। यहाँ हम लोगों से पड़ताल करेंगे कि आखिर इस बार जनादेश किशोर करबट लेगा। लेकिन इसके इतिहास की बात करें गुना, अशोकनगर और शिवपुरी की, तो अशोकनगर में 3 विधानसभा हैं, 3 कांग्रेस के पास हैं और अधिकांश समय अगर सीट की बात करें तो सिंधिया परिवार का ही यहाँ पर राज रहा है। 9 बार कांग्रेस रही है और 4 बार बीजेपी रही है, 1 बार जनसंघ रही है। अधिकांश समय अगर 3 पीढ़ियों का देखें तो सिंधिया परिवार का इस सीट पर राज रहा है। लेकिन इस बार का जनादेश क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में एक लंबा पैनल मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम एक शपथ लेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि खड़े हो जाइए, अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा लीजिए, मैं जो कहूँगा उसको दोहराइएगा। हम भारत के लोग शपथ लेते हैं इस बार मतदान करने जरूर जाएंगे। साथ ये भी ध्यान रखेंगे जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं जो हमारे साथ में एक लंबा पैनल मौजूद है, सभी का तारुफ कराना चाहूँगा आपसे। बीजेपी से धर्मेंद्र रघुवंशी जी हैं, जिलाध्यक्ष है। नीरज मनोरिया जी हैं, जय कुमार सिंघई जी हैं, लड्डू राम कोरी जी हैं, डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी जी हैं, रविंद्र लोजी जी हैं। कांग्रेस से बात करें तो जसपाल जी हैं, विधायक हैं इधर से, जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, हरिओम नायक जी हैं, महेंद्र भारद्वाज जी हैं। सबसे पहले हम अशोकनगर से बात करेंगे। आम आदमी से सबसे पहला सवाल करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में इस बार जनादेश किस ओर दिखाई देता है। आखिर जो वायदे हमारे सियासतदारों ने किए थे वो वायदे कितने पूरे हुए? सबसे पहले आपसे सवाल, क्या वायदे पूरे हुए? 2014 में जो वायदे किए गए थे आपसे सांसद ने, क्या पूरे हुए? वो इस सांसद ने हमारे इधर से जो वादे किए थे कोई वादे पूरे नहीं हुए। वो यहाँ आते हैं सिर्फ अपनी राज साइड दिखाने के लिए, और उनके जो भी कहना चाहिए कि कारण हैं वो ये बोलते हैं कि अगर यहाँ से उनकी जूती भी खड़ी होगी तो चुनाव जीतेगी। और विकास के लिए उन्हें कुछ नहीं किया। अभी तक उद्योग मंत्री रहे तब भी उन्हें कुछ नहीं किया। क्या कहते हैं भाई साहब, क्या कहती है आपकी लोकसभा सीट? लोकसभा सीट तो इस बार बदलाव के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे बहुत विकास की बात होती है, विकास विकास विकास, लेकिन यहाँ पे विकास सिर्फ ट्रेनों के तक ही सीमित है। ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ है। अशोकनगर जिले ने 3 विधायक कांग्रेस को दिए, लेकिन शिक्षा में, स्वास्थ्य में और हर चीज़ में यह जिला पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे ना कोई व्यवस्था है, ना फैक्ट्रीज है जिससे कि वर्कर काम करे। बेरोजगारी इतनी इस क्षेत्र में है कि आप जन देखो कि बेरोजगारों की आपको कतार नजर आ जाएगी। क्या कहते हैं भाई साहब, आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं अपनी लोकसभा सीट को? क्योंकि अधिकांश समय देखें तो सिंधिया परिवार का इस पर राज रहा है, लेकिन अशोकनगर को क्या मिला? जिस स्तर से सिंधिया परिवार का यहाँ राज रहा है और जो पूरे देश की राजनीति में वो अपना स्तर रखते हैं, उस स्तर से मेरे ख्याल से यहाँ अभी काम नहीं हुए हैं। उस स्तर से होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इनका नाम जो जिस स्तर से जाना जाता है अशोकनगर में, उतने काम विकास के हुए नहीं हैं। मेरे हिसाब से उनको और भी ज़्यादा जो दौरे ना करके बड़े बड़े काम पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनका नाम आगे बढ़े। चलिए, अब हम पहले बीजेपी के पास जाएंगे, क्योंकि वो विपक्ष में है इधर। अगर लोकसभा सीट में बात करें, फिर कांग्रेस के पास जाएंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे? गुना लोकसभा सीट है में कहलाती है अशोकनगर आपकी। अशोकनगर को क्या मिला आपको? क्योंकि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार से सांसद हैं, अशोकनगर को क्या मिला? देखिए, यहाँ के जो सांसद रहे, ये उद्योग मंत्री रहे केंद्र में, पर आप जिस संसदीय क्षेत्र के पार जैसे ही जाएंगे, एक नदी के पार दूसरा संसदीय क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री, बीना रिफाइनरी लगी हुई है। जब इधर जाएंगे तो गुना जैसे ही पार होंगे तो जैसे ही राजगढ़ संसदीय क्षेत्र प्रारंभ होता है, NFL जैसा बड़ा उद्योग यहाँ लगा हुआ है। यहाँ के जितने भी नज़दीकी संसदीय क्षेत्र हैं उनमें एक बड़ा उद्योग निश्चित रूप से वहाँ के सांसदों ने लगवाया है। लेकिन ये अपने आप को विकास का मसीहा कहते हैं। कोई उद्योग यहाँ नहीं लगा जिससे इस देश के, इस जिले के हजारों नौजवानों को रोजगार मिलता। क्या भाई साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं। 2014 में जो सिंधिया जी ने वायदे किए थे, वो वायदे कितने पूरे हुए? उनकी हकीकत क्या है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात है, पिछले 3-4 बार से वो यहाँ से जीत रहे हैं। आज तक विकास के नाम पर सिर्फ बोलना ही और परिवारवाद की बात करना है। आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन विकास की कोई बात या विकास के रूप में उन्होंने आज तक कुछ अशोकनगर जिले को या संसदीय क्षेत्र को नहीं दिया है। इसलिए जनता नाराज है। इस बार उनकी वापसी संभव है।
चलिए अब कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से सिंधिया परिवार का राज रहा है और ज्योतिराय सिंधिया आपसे ही विधायक जी, सबसे पहला सवाल जसपाल जी आपसे ही है, क्योंकि आप इधर से सिटिंग एमएलए भी हैं। क्या कहेंगे जो आरोप लगा रहे हैं कि सिंधिया परिवार के एक राज भी रहा है, इस सीट पर एक लंबा वक्त से रहे, लेकिन अभी तक जो मूलभूत समस्याओं के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं? मैं इन लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 15 साल अभी बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो इन 15 साल में सब कुछ इनकी याद में, विधायक प्रदेश की सरकार थी, विधायक इनके, तो 15 साल की ये कोई उपलब्धि बता दें तो लोकसभा की तो हम बताएंगे ही। अभी तो 15 साल खुद की इनसे भी एक कोई उपलब्धि पूछ लें, 15 साल में इनकी क्या उपलब्धि है। अभी चूंकि लोकसभा चुनाव पे बात कर रहे हैं, उसी पे हमारी बात हो रही है, इस पर अभी बताइए कि क्या जो वायदे थे उसमें जो है, हाँ, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है ना। प्रदेश में इनकी सरकार थी तो निश्चित रूप से उससे विकास प्रभावित होता है। हमारे सांसद जी उसके बाद भी प्रदेश में सरकार नहीं थी, उसके बाद लगातार, मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण इनको दिए देता हूँ। अगर इनकी कि विकास, पहली बात तो परिभाषा क्या है विकास की, दूसरा शहर की मूलभूत समस्याओं की बात ये कर रहे हैं, तो शहर में एक अंडरब्रिज की बात है, वो ही सिंधिया जी ने वहाँ से सैंक्शन करा, इनकी सरकार से ये लोग उसके लिए फंड नहीं जुटा पाए सारे लोग मिलके, वो भी सांसद सिंधिया जी को अपनी सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए देना पड़े। और ये कौन सी बात कर रहे हैं क्षेत्र के इतने सुपनिता के, अगर ये सारे लोग मिलके अपनी सरकार से, इनकी सरकार थी तत्कालीन, 2 करोड़ रुपए नहीं दिलवा पाए सारे लोग मिलके, कौन से विकास की बात? भाई साहब क्या कहेंगे, कई सारे आरोप लगाए हैं, आम लोगों ने लगाए हैं, बीजेपी के लोगों ने लगाए हैं, क्या कहेंगे, क्या जवाब है आपका गुना लोकसभा सीट को लेकर सिंधिया जी के मामले में? अभी क्या है कि आम लोगों ने नहीं लगाए, ये सब बीजेपी वाले लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। और अभी ये शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। 3 केंद्रीय विद्यालय श्रीमंत ज्योतिराय सिंधिया जी की देन है, महाराज ने, उन्होंने 3 केंद्रीय विद्यालय बनवाए हैं, मॉडल स्कूल हैं, सड़कें हैं और रेलवे का दोहरीकरण है, विद्युतीकरण है। ये जितने भी कार्य किए हैं माननीय सिंधिया जी महाराज द्वारा किए गए हैं। चलिए हमारे साथ में व्यापारी भी हैं एक, और कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, शर्मा जी, अग्रवाल जी, क्या कहेंगे? मतलब सिंधिया परिवार पर तो काफ़ी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं होने दिया इधर। भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना एक उनकी नियति में है। आपने अभी जो शपथ दिलाई, पहले इसके संबंध में 1 मिनट में कहना चाहता हूं कि आपने कहा जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली फितरत ये है, वो जाति और धर्म के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अशोकनगर के विकास में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां सिंधिया जी ने विकास ना किया हो। अशोकनगर के लिए फुट ओवरब्रिज दिया, और अब जब जनता ने ये मांग की कि इससे भी हमारे लिए संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ 99 लाख रुपया यहाँ के अंडरब्रिज के लिए दिया। अभी संसदीय समिति हॉस्पिटल के लिए आई थी, वहाँ क्या क्या विकास के काम होना है उसके लिए वो संसदीय समिति श्री तुलसी सिलावट जी ने भेजी थी, और उसके लिए जो भी फंड है वो वहाँ से आचार संहिता के बाद पूरा कर दिया जाएगा। ट्रामा सेंटर स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया, और पूरा का पूरा जो फंड वहाँ से मंजूर होना चाहिए था ट्रामा सेंटर के लिए, वो फंड मंजूर हो चुका। रेलवे की स्थिति हमने देखी, मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया गया उस पर। चलिए अब बीजेपी से भी जवाब देते हैं। भाई जब बीजेपी की जब कांग्रेस का सीधा आरोप है कि कई सारे काम हैं सिंधिया जी लेके आते हैं, लेकिन तत्कालीन शिवराज सरकार थी उसने कई कामों को रोक दिया, चाहे ब्रिजों की बात हो, अंडरब्रिजों की बात हो। किसी भी काम को नहीं रोका गया है। मध्य प्रदेश सरकार जब शिवराज सिंह की रही, इतने काम हुए हैं, इतनी योजनाएं रही हैं कि आम जन तक वो योजनाएं पहुंची हैं, और हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र में कभी कोई काम नहीं हुआ। अभी संसदीय क्षेत्र की निधि की बात आई थी कि जो सांसद निधि रहती है वो इसीलिए होती है और उस काम में लगना ही चाहिए, वो कोई घर का पैसा नहीं है। नहीं, लेकिन संसद निधि ज़्यादातर पूरा उन्होंने खर्च कर दिया है। अगर देखा जाए जो आंकड़े हैं वो खर्च कर दिए उन्होंने, उनकी 85% मौजूदगी है वो अपने संसदीय क्षेत्र में रहती है, कर तो रहे हैं विकास। जी, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो ओवरब्रिज बनवा के दिया है पूरे अशोकनगर के लिए, जी का जंजाल है, और अशोकनगर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, और अब जो लीपा पोती की जा रही है न जाने कब क्या होगा, लेकिन इस तरह से अशोकनगर को 2 हिस्सों में बांट करके पूरे ज़िले का सत्यानाश कर दिया है। क्यों भाई साहब, एक सवाल गुना को लिए कह रहे हैं कि जो अशोकनगर के लिए जो ओवरब्रिज दिया है वो परेशानी का सबब बन गया। सबसे पहले ये अंडरब्रिज स्वीकृत हुआ था, अंडरब्रिज की राशि भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्वीकृत की थी। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। इसके बाद जगन्नाथ सिंह जी विधायक थे यहाँ पे,
जगन्नाथ सिंह जी ने भाई जब आप अपनी पूरी तरह से बात रखिए भाई जब आपने आप अपनी बात अंडर ब्रिज की जी राशि भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अंडर ब्रिज नहीं बनने दिया था, उसका एक नतीजा है फुटब्रिज नासूर बना हुआ है अशोकनगर के लिए। क्या कहना चाहते हैं? सन 2008 की बात है जब सांसद महोदय ने हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते थे कि इसकी टेक्निकल स्वीकृति मैं दिला देता हूँ, अंडर ब्रिज मैं बनवा देता हूँ, आप बजट स्वीकृत कराइए। 1,72,00,000 यहाँ के तत्कालीन विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी ने 1,72,00,000 स्वीकृत करवाए। इसके बाद जब उसकी प्रस्तावना यहाँ डलने लगी, उसके टेंडर डलने को आने की बारी आ गई, तब यहाँ के तथाकथित विधायक जो आज हैं इन लोगों के नेतृत्व में एक यहाँ सभा हुई और इन लोगों ने कहा कि महाराज जी अगर ये अंडर ब्रिज बन गया तो इसका श्रेय तो बीजेपी को चला जाएगा। इन्हीं सांसद महोदय ने उस समय विकास को रोका और यहाँ के इंजीनियर को बदलवाकर एक रहमान नामक इंजीनियर लाए और उसने यहाँ की डिजाइन ही फेल की। ये सिंधिया जी जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने यहाँ की डिजाइन फेल की, जो रेलवे का इंजीनियर होता है, और उस समय से यह 2008 से रुका हुआ था। बीजेपी का तो आरोप है कि कांग्रेस के सिंधिया जी मतलब रुकवाने का काम कर रहे हैं, विकास कार्य श्रेय लेने की राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के द्वारा कभी कोई कार्य नहीं रोका गया है। वो जहाँ तक बात है विकास की, तो विकास जो हुआ है अंडर ब्रिज की, सबसे बड़ी बात ओवर ब्रिज के अंडर ब्रिज की हो रही है। क्या कहेंगे? विकास हुआ है, लेकिन क्या है कि कांग्रेस शासन के द्वारा जो योजनाएं दी गई थी उन्हीं योजनाओं के ऊपर ये कार्यान्वयन करके आज अपने जंप ले रहे हैं। कांग्रेस शासन काल में जो कार्य हुए थे उन्हीं की शिला पट्टिकाएं ये लगाने का कार्य बीजेपी करती रही है। क्या भाई साहब क्या कहेंगे? शिला पट्टिकाओं का खेल चल रहा है अशोकनगर में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जगन्नाथ सिंह जी की बात कर रहे थे कि जगन्नाथ सिंह जी ने 1,72,00,000 रुपया का, जगन्नाथ जी खुद बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में आ गए। दूसरा मेरा निवेदन है कि सिंधिया जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और 5वीं बार चुनाव जीते हैं। इनको ये पता नहीं है, इनके प्रभात झा जैसे आदमी 12 आदमियों ने जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनने सबने मना कर दिया कि हम सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव। तो सिंधिया जी ऐसे ही थोड़ी जीत जाते हैं, बिगैर विकास के जीतता है कोई आदमी। ये जनता 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख से जिस आदमी को जिताती है वो ऐसे ही जीत जाता है बिगैर विकास के। चलिए महिलाओं से भी पूछ लेते हैं, हमारे साथ में महिलाएं भी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप अपने सांसद को, किस रूप में देखते हैं अपने सांसद को? सांसद के रूप में ही देखते हैं। कितना विकास का काम? बहुत, सिंधिया जी का ही विकास है, कोई बीजेपी का विकास ही नहीं है इधर। और दोनों विकास के रूप में ही देखते हैं। जितना भी विकास किया है यहाँ अपने क्षेत्र में पूरा सिंधिया जी ने ही किया है। लेकिन आरोप तो बीजेपी के लोग लगा रहे हैं कि जो भी विकास हुआ है बीजेपी तो 15 साल से हमेशा आरोप के लगाने के अलावा और किया क्या है। ये केवल हम तो ये कह रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले मोदी जी ने जो बहुत बड़ा काम किया है, नोटबंदी करके इन्होंने हम महिलाओं की जेब पर डाका डाल दिया है और बच्चियां आज सुरक्षित नहीं है। हर जगह हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी। और रही सिंधिया जी की बात, सिंधिया जी यहाँ हर घर के दिल में, बच्चों के दिल में, बच्चियों के दिल में, हमारे बुजुर्गों के दिल में बसते हैं। उन्होंने जितना काम किया है बीजेपी के परदादा भी नहीं कर पाएंगे। चलिए आपसे पूछते भाई साहब, सवाल उठ रहा है कि सिंधिया जी यहाँ के लोगों के दिल में बसते हैं। बिल्कुल बसते हैं। क्यों बसते हैं? आखिर वजह क्या, क्यों बसते हैं? खड़े हो जाइए। नहीं, कारण उसका ये है कि उनका हमेशा जीवन संपर्क यहाँ पे रहता है, आना जाना रहता है, इसलिए संपर्क रहता है। चलिए और भी लोग हैं उनसे जाने की। भाई साहब सिंधिया जी इधर से बार बार लगातार जीतते आते हैं, आप क्या मानते हैं आखिर उनकी जीत का कारण क्या है? जीत का कारण तो कुछ भी नहीं है, इस बार उनकी जीत खत्म हो जाएगी, इस बार वो हार जाएंगे। वजह क्या है? इस वजह हर बार बीजेपी कहती है, सब कहते हैं कि हार जाएंगे, लेकिन सारे प्रयोग के बाद भी फेल हो जाते हैं। इस बार उन्होंने यहाँ अभी तक उन्होंने कोई काम किया नहीं है, आज तक विकास जैसी यहाँ कोई चीज दिखती ही नहीं है, तो इसलिए इस बार तो उनका जीतना असंभव, नामुमकिन, और कैसे ही नहीं जीत सकते वो। क्या कहते हैं भाई साहब? मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या लगता है कि सिंधिया जी ने कितना विकास किया आपके अशोकनगर में? मुझे लगता है सिंधिया जी सिर्फ पटरियों तक राजनीति करते हैं, चाहे अंडर ब्रिज हो पटरी के ऊपर, और नीचे से अगर उनको अंडर ब्रिज डलवाना है तो नीचे, और 2-3 गाड़ियों की हरी झंडी लेकर आ जाते हैं। इसके अलावा विकास का कोई कार्य नहीं। सिर्फ ऐसा कोई तालाब बना है ना, कोई उद्योग लगा है, कोई काम नहीं किया, इसलिए किसान परेशान है और इस बार बदलाव चाहता है।
और उनको वापस अब कर्ज माफी का मुद्दा उठ सकता था तो कुछ कांग्रेसी हैं वो एक प्रमाण पत्र भी लेके आए हैं, कर्ज माफी हुई है इनकी 1,95,225। क्यों ये कर्ज माफी का क्यों लेके आना पड़ा आपको? हमको इसलिए लेके आना पड़ा कि श्रीमान नरेंद्र मिश्रा जी आए थे, वो कह रहे थे जिस किसान का कर्ज माफ हुआ हो वो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो प्रमाण पत्र बता दे, हमने बता दिया, नेताजी चले गए, झूठ बोल के चले गए। देखिए उन्होंने ये कहा था किसी का भी कर्जा माफ हुआ हो हम उसे 2 लाख रुपए देंगे, तो हम प्रमाण पत्र लेकर पहुंच गए तो हमको 2 लाख के 2 रुपए नहीं मिले। मेरा भाजपा के साथियों से ये कहना है कि सिंधिया जी अगर विकास नहीं करते तो हमारे अशोकनगर जिले में 3-3 सीटें हम जीत रहे हैं। अगर इनने विकास करे होते तो 1 आध सीट ये जीत के बता देते। ऐसी बातें करती हैं जो मतलब अंधों को आंखें बता रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, कर्ज माफी का तो सबूत लेके आए, बीजेपी इसको हथियार बना के आगे बढ़ रही थी अपना, और वो ये तो अपने साथ में कर्ज माफी का वो लेके आए। कर्ज माफी के मामले में मेरे 2 भाई हैं, 10 बीघा से जमीन कम है, आज तक 1 रुपया भी माफ नहीं किया है। केवल आंकड़े पेश कर रहे हैं ये लोग, केवल प्रमाण पत्र बना कर दे रहे हैं। मेरे भाई है 10 बीघा से कम जमीन वालों, 1 रुपया माफ नहीं किया। भाई साहब लेकिन ये कैसे हो सकता है? शपथ लेके आ रहे हैं, कर्ज माफी का लेके आ रहे हैं। मेरा भाई एक भी कर्ज माफ नहीं हुआ है, एक भी पैसा। भाई साहब क्या मानते हैं इस लोकसभा चुनाव में कर्ज माफी भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में कर्ज माफी बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने बहला फुसलाकर मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, सिंधिया जी इसका डंका पीटते रहे, परिणाम स्वरूप अभी विधानसभा जीत गए, लोकसभा में उनको बड़ी हार इसी के नाम पर करना पड़ेगी, ऋण माफी के नाम से। अशोकनगर की जनता जागरूक हो चुकी है। अब महाराज भूल जाए कि हेलीकॉप्टर से 4 चक्कर इधर से और 4 चक्कर उधर से लगाएंगे तो जीत जाएंगे। वैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी के मुद्दे को भी आगे लेकर बढ़ेगी, तो कांग्रेस से क्या लोकसभा चुनाव में जो किसानों की जो कर्ज माफी के मामला है उसको लेकर आगे बढ़ेगी? सरकार ने 55 लाख किसानों का कर्ज माफी की घोषणा की है। इसके बाद फिर नरोत्तम मिश्रा जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने 20,50,000 किसानों की लिस्ट नरोत्तम मिश्रा जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास पहुंच गई है। भाजपा के लोग देख लें कि वो लिस्ट उनके पास है या नहीं, 20,50,000 लोगों की। चलिए विधायक जी से पूछे। विधायक जी, अशोकनगर आपका गेहूं के मामले में बहुत नंबर 1 है, पूरे देश भर में जाना जाता है, लेकिन किसान है वो परेशान है। क्या कहते हैं, किसानों की जो कर्ज माफी हुई है उससे राहत मिली है उसको? नहीं, किसानों का कर्ज माफ हुआ है। हमारा टारगेट 55 लाख किसानों का कर्ज माफ होना है, जिसमें से अभी लगभग 22,50,000 किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। बाकी लोगों का आचार संहिता के बाद माफ होने वाला है। लेकिन ये चौकीदार से पहले ये पूछ लें कि राफेल विमान जो 500 करोड़ का यूपीए सरकार खरीद रही थी उसकी रेट एकदम से 1500 करोड़ कैसे हो गई, उसका जवाब दे दें। तो भाई साहब क्या कहेंगे कि राफेल का मुद्दा भी अशोकनगर में बड़ा छाया रहेगा, इसी पे वोट डलेगा क्या? बिल्कुल छाया रहेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनने जो वादे किए थे क्या 15 लाख खाते में आ गए क्या हर लोगों के? मैं पूछना चाहता हूं गंगा की सफाई हो गई क्या? मैं पूछना चाहता हूं राम मंदिर बन गया क्या? और रहा सवाल सिंधिया जी की जीत का, सिंधिया जी इसलिए जीतेंगे क्योंकि वो कभी व्यापम घोटाला नहीं करते, कभी कोई डंपर कांड नहीं करते। सिंधिया जी जरूर जीतेंगे यहाँ से। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि 15 साल के बीजेपी के विकास में क्या है कि जो इनने व्यापक घोटाला किया, हम जैसे बेरोजगार आज भी बेरोजगार हैं, उसका बदला तो हमने विधानसभा चुनाव में ले लिया, लेकिन नोटबंदी का बदला हम ये लोकसभा चुनाव में लेंगे। इससे कहना हो कि बेरोजगार छनेंगे नहीं और आम आदमी परेशान नहीं होगा। देखिए हमारे साथ में अशोकनगर भले ही बात करें, लेकिन राफेल 15 लाख और जो बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में जारी किया तो उस पर लेकर यहाँ के लोग वोट करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कांग्रेस भारतीय जनता नरेंद्र मोदी के सामने कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ परिवारों के छोटे मोटे दल हैं जिनकी कोई वजूद नहीं है। और आज जिस तरीके से देशद्रोही संबंधी कानून को उनको हटाने के जो प्रावधान अपने बजट में उसमें घोषणा पत्र में रखा है, उससे यहाँ का युवा और यहाँ के सांसद ने जिस प्रकार जेएमजे का समर्थन किया था, उससे यहाँ का सांसद इस बार 100% हारेगा। ये परिवार का वजूद नहीं रहा, अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी इस बार जमानत जब्त कराना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय इस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी
20,000 वोटों से जीती है, जबकि सिंधिया जी इस लोकसभा क्षेत्र में 20,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। गुना, अशोकनगर और शिवपुरी संसदीय सीट है, हमेशा से इस पर सिंधिया परिवार का राज रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे परेशानी का सबब यह है कि उसने कई बार प्रयोग करे हैं, लेकिन उसको बीजेपी की तरफ से एक ऐसा जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल पाता है जो इस सीट पर उसको जीत हासिल दिला पाए। लेकिन इस बार क्या प्रयोग करने वाली है बीजेपी, तो जानने की कोशिश। क्या भाई, एक बार देखा यह जाता है कि बीजेपी हमेशा बाहर से कैंडिडेट ले आती है। नरोत्तम मिश्रा हैं, प्रभात झा हैं और जवान सिंह पवैया, बड़ा जोर शोर से नाम फिर से चलने लगा है। आखिर बीजेपी कोई स्थानीय क्यों नहीं लेकर पाती है? भाई साहब, हमारे 3 कैंडिडेट स्थानीय लड़ चुके हैं। पवैया जी ग्वालियर से आए थे, सिंधिया जी स्थानीय नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, भारत के अंदर पहली लिस्ट निकलती थी जिसमें गुना का नाम आता था, आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ से नाम फाइनल नहीं हुआ। सिंधिया जी ग्वालियर, इंदौर और अशोकनगर से भागना चाहते हैं। क्या मैडम, क्या कहेंगे कि बीजेपी इस बार जिताऊ कैंडिडेट या जिताएंगे आप उसको? बिल्कुल ज्यादा इस बार बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? बिल्कुल बीजेपी का समर दिख रहा है। इधर महिलाएं कितनी है, हमारे इधर का बीजेपी इसलिए आएगी कि मोदी जी खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट कोई भी हो, देश के हिसाब से चुनाव हो रहा है, ये विधानसभा का चुनाव। लेकिन भाई साहब, जो 2014 में मोदी लहर थी, उसके बावजूद भी सिंधिया जीत के आए थे। 1,20,000 से ज्यादा वोटों से जीत के आए थे। केवल 2 सीट मध्य प्रदेश से जीती थी, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का थोड़ा सा प्रभाव है, इसलिए इस बार वो प्रभाव सब खत्म है। इस बार ज्योतिरादित्य हारेंगे। क्या कहेंगे, इस बार सिंधिया जी का प्रभाव कितना है? सीट पर जादू चल पाएगा? बिल्कुल जादू नहीं चलेगा। सिंधिया जी ने महिलाओं के लिए क्या किया? सबसे पहली चीज ये है, सांसद में हमारे महिलाओं के लिए कौन सा बिल पारित किया है? बेरोजगार युवाओं को कौन सा रोजगार दिया है? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ सिंधिया परिवार का राज रहा है, लेकिन अगर बेरोजगारी की बात करें तो काफी लोग बेरोजगार है। युवा अभी भी रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कुछ लोग पलायन की स्थिति में। कैसे देखते हैं आप रोजगार को? इधर रोजगार की स्थिति यहाँ अशोकनगर में है कि सिंधिया जी उद्योग मंत्री रहे केंद्रीय में, यूपी की जब गवर्नमेंट थी उद्योग मंत्री रहे। आसपास का क्षेत्र देख ली और हमारे अशोकनगर क्षेत्र देख ली, एक भी फैक्ट्री इस अशोकनगर क्षेत्र में नहीं लगी। द्वितीय बात, जब कमलनाथ जी सरकार में चुन के आए तो वो क्या कहते हैं कि युवाओं का क्या काम है? ढोल चढ़ाओ और बैंड बजाओ। मैं एक युवा हूँ, मैं तैयार हूँ। यदि कमलनाथ जी अपने लड़के को ढोल चढ़वाएं तो मैं भी ढोल चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। यदि ये रोजगार उनके हिसाब से रोजगार है तो मैं बैंड बजाने और ढोल बजाने के लिए तैयार हूँ। क्या कहेंगे आप भी भाई साहब, युवा है, कैसे देखते हैं आप रोजगार की स्थिति कैसी है आपका अशोकनगर में? देखिए सर, बीजेपी ने राज किया यहाँ पर, तो बीजेपी के मंत्रियों ने कहा कि हम संविधान को बदलने आए हैं। मतलब जिस देश की सत्ता वाली पार्टी संविधान को बदलने की बात कर रही है, मतलब उस संविधान में विश्वास नहीं करती बीजेपी पार्टी, कहती है हम संविधान को बदलने आए हैं। और उसके मंत्री आए दिन बयान करते रहते हैं कि हम संविधान को बदलने आए, तो ऐसी पार्टी को हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 70 साल होने के लोकतंत्र के बाद भी क्या कहेंगे, रोजगार की क्या स्थिति देखते हैं आप अशोकनगर को? रोजगार के मामले में कितना? सर, बंटू गुप्ता जी दुकान में भजिया तल रहे हैं सर, मोदी जी ने कहते भजिया तलो तुम तो बस। रोजगार की स्थिति बिल्कुल नील है। यहाँ से लेके यहाँ पे कम से कम अशोकनगर जिले में 25 से 30% भूमि पूरी बंजर है। ये जो आकाशवाद आ सकता था अशोकनगर सकता, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था में ये कि पॉलिटेक्निक उठकर राघवगढ़ चला गया, केंद्रीय विद्यालय चंदेरी चला गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आप जाके सिर्फ ठेले पे बिल फालतू है बिल्कुल। चलिए भाई साहब, क्या रोजगार की स्थिति में आप अपने अशोकनगर को कहाँ पाते हैं? एक्चुअली अशोकनगर के अंदर रोजगार बिल्कुल नील है, नए युवाओं के लिए बिल्कुल नील है। आप बिलीव करेंगे कि अशोकनगर के अंदर आज की डेट के अंदर यदि आप रोजगार के बारे में देखेंगे तो यदि हम मुद्रा लोन की बात करें तो उससे तो हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन यदि कोई नया उद्योग यहाँ पे लगाया हो, आई थिंक मेरे को नहीं लगता कोई उंगली उठा के बोल सकता कि यहाँ पे कोई नया उद्योग लगा हुआ है। लेकिन यदि दूसरी तरफ हम चलते हैं, जो हमारी सेंट्रल की जो योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा लोन है, आपका स्टार्टअप इंडिया है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, कुछ क्रेशर लगी हुए हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, उनसे रोजगार जरूर मिला हुआ है। चलिए, और भी लोग हैं भाई साहब, आप तो बड़ी देर से वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या रोजगार की स्थिति में कैसा है? रोजगार और स्वास्थ्य के मामले में आपका अशोकनगर कहाँ खड़ा हुआ है? रोजगार और स्वास्थ्य के मामले में अशोकनगर हमारा 0 है, और स्वास्थ्य की स्थिति और जहाँ तक स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में वो बिल्कुल 0 है।
इसलिए हमारे पूरे क्षेत्र का कहना है कि कांग्रेस आई धोखा है और इस बार लोकसभा से भगा दो मौका है। जय हिंद जय भारत। चलिए मैडम आपसे बात करेंगे, क्या आप लोग स्वास्थ्य की सेवाओं के मामले में अशोकनगर को कहाँ पाते हैं? अशोकनगर को स्वास्थ्य क्या किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम 0 पाते हैं और विनाश के क्षेत्र में सबसे आगे पाते हैं, क्योंकि जो ओवरब्रिज का निर्माण किया गया उसमें अशोकनगर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक अशोकनगर 1 जो कि हम यहाँ बैठे हैं और एक अशोकनगर 2 जो कि अंडर ब्रिज बनना था, उसकी जगह ओवर ब्रिज बनाया गया। सिंधिया जी कितने बड़े इंजीनियर है, कितनी बड़े ज्ञाता हैं, ये तो इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। चलिए अब कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल हैं कांग्रेस पे लगाए हुए हैं सांसद पे। तो क्या भाई साहब कई सारे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के लोग, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कुछ नहीं किया इधर, ना स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, ना ही क्या कहते हैं रोजगार की स्थिति अच्छी है। कैसे देखते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिले में ट्रामा सेंटर, स्वास्थ्य के सेवा के मामले में, विकास के मामले में माधवराव सिंधिया ने फर्टिलाइजर, माधवराव सिंधिया ने इस्पात कारखाना गुना में, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा कॉलेज शिवपुरी में, अशोकनगर में अंडर ब्रिज अभी स्वीकृत हुआ है, 1 साल के अंदर अंडर ब्रिज भी बनेगा, 2 फ्लोट ब्रिज और ओवर ब्रिज। सिंधिया जी ने जितना इस क्षेत्र में विकास किया है, और 5 साल से मध्य प्रदेश में सरकार और केंद्र में सरकार ये अंडर ब्रिज नहीं बनवा पाए। इनके जिला अध्यक्ष कहते थे कि हम 15 दिन में, सरकार बनने के बाद 15 दिन बनवाएंगे। मोदी की सरकार में ना तो ये अंडर ब्रिज बनवा पाए, ना ओवर ब्रिज। एक अपने कार्यकाल में 15 साल मध्य प्रदेश सरकार में, 15 साल से इनका विधायक अगर एक काम गिना दे तो हम सिंधिया जी कहेंगे ग्वालियर में एक काम गिनाए, ऐसा भी कोई काम किया। चलिए भाई साहब, उन्होंने कह दिया काम तो गिना रहे। जब मैं विधायक बना तो अनेक काम करा है, जिसमें कलेक्ट्रेट भवन है, अशोकनगर, ईसागढ़ और गुना रोड है 108 करोड़ से स्वीकृत, छज्जू बरखेरा तालाब, नवीन बंडी, ये और ऐसा कोई भी अभी गांव हमने अपने कार्यकाल में नहीं छोड़ा जिसमें रोड न पहुंचाए हुए। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्य करा है, और जो बचे हुए हैं उन पे माननीय सांसद जी जबरदस्ती अपने असला पट्टी का लगवा रहे हैं। भाई जब रोजगार की बात को लेकर कई सारे युवाओं ने सवाल खड़ा किया है, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे सड़कों का जाल श्रीमंत महाराज साहब ने बिछाया है, और यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार मैं बोल रहा हूँ, पिछली ऐसा है, पिछली सरकार, मोदी की सरकार इसी बात पे आई थी कि वो प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देगी। इनसे तो पूछ लो कि 5 साल में कितने, हमने तो नहीं दिया, मोदी जी ने 5 साल में कितने रोजगार दे दिया अशोकनगर के लोगों को? 2 करोड़ दे रहे थे 1 साल में। इनको शर्म नहीं आ रही बात करते हुए? क्या 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इन लोगों ने किया था, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा इन लोगों ने किया था, 15 लाख रुपए खाते में डलवाने का वादा भी इन लोगों ने किया था। जब 2014 का घोषणा पत्र का एक भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं कर पाया, तो किस बात से ये कहते हैं कि मोदी दोबारा आएगा? कभी नहीं आएगा मोदी। रोजगार के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वरिष्ठ अपन को क्या बताएंगे रोजगार के बारे में। मैं बेरोजगार युवा हूँ, मुझसे पूछिए रोजगार क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने जो वादा किया था युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का, एक भी युवा को कोई रोजगार दिया हो तो वो हमें बता दें। हमें बल्कि पकौड़ा तलने का हमें एडवाइस दी जाती है, पकौड़े बेचने की एडवाइस दी जाती है, हमें शर्म आती है ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर। और श्रीमंत जी की ये बात करते हैं, श्रीमंत महाराज साहब के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी बनते ही, चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जा रही है, वजह क्या मान रहे हैं आप? इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं है। अब इनको लगने लगा कि अब इनका झूठ पकड़ा हुआ है। राम मंदिर हम बना नहीं पाए, लोकपाल बिल हम ला नहीं पाए, कई ऐसी, और इन्होंने रोजगार दे नहीं पाए 15 लाख युवाओं को, फैक्ट्रियां जो खोल नहीं पाए, इसलिए उठ के भाग गए। भाई जब बीजेपी के लोग जाके रोए भैया, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि जवाब नहीं है आपके पास। नहीं, कोई नहीं जा रहा, हम खड़े हुए हैं जवाब देने के लिए, हम नहीं खड़े हुए जवाब देने के लिए। चलिए तो बैठिए ना, बैठिए अपनी बात रखिए, बैठिए अपनी बात रखिए। 2014 में चाय वाले बनते हैं, बैठिए। चलिए शोर शराबे के बीच में एक बार फिर से हम लोगों के पास हैं। सबसे पहले फिर बीजेपी के पास ही जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लोगों को थोड़ी सी नाराजगी ज्यादा है। क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ देखो क्या है, विकास के नाम से जो इन्हें ढोंढा पीट रखा है, कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस ने जो भाजपा के टाइम पर 91 सड़क विधायक जी लाए थे, मंडी भी विधायक जी लाए थे, लड्डू राम कोरी जी लाए थे, और 4 हाई स्कूल भी लाए थे। जगह जगह शिक्षा का विकास हुआ है, भाजपा के टाइम पे हुआ है।
चोर है। क्या क्यों चोर कहेंगे आप तो बताइए ना। चोर इसलिए कहेंगे कि 5 साल जो ढिंडोरा पीटा था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख जो माफ करूंगा मैं किसानों के खाते में आएंगे, क्या हुआ? आज बेरोजगार घूम रहे जो चिल्ला रहे हैं ना, जो चौकीदार के चोर हैं, ये भी चोर हैं। चलो मैडम भी बैठी हुई है, आप बड़ी देर से बैठी हुई हैं मैडम, क्या आप उठाना चाहेंगे मुद्दा? क्या आपको लगता है आपका अशोकनगर कहाँ पीछे रह गया इतना? क्योंकि लंबे समय से एक ही परिवार का राज है, एक ही सीट पर कांग्रेस का राज है। अशोकनगर में विकास तो होता, लेकिन क्या है अशोकनगर के अंदर 2 गुटों में हमेशा से ही पर्सनल जो राजनीति का दूसरा रूप चलता चला आ रहा है, एक संघर्ष जिसे कह सकते हैं, वो यहाँ भी रहता है। हाँ, अब बात रहती है कि सांसद ये जो लोकसभा चुनाव में क्या है कि हमारे देश में हर एक सांसद अपने क्षेत्र में कभी नहीं जा पाता, और सिंधिया जी का क्या है कि वो अपने क्षेत्र में हमेशा हर महीने बल्कि महीने में 2 बार आ जाते हैं। तो एक जनता का लगाव है, और आता है जब कोई नेता अपनी जनता के बीच में, जनमानस के बीच में, तो निश्चित ही वो अपनी जनमानस की समस्याएं सुनता है और काम भी करवाता है। भाई जब बात करें कि सिंधिया जी की मौजूदगी क्या उनकी जीत का सबसे बड़ा मंत्र है? जी सर, और एक और सर मैं आपको बताना मेरा जो सवाल, सिंधिया जी की मौजूदगी सीट पर वही एक उनका जीत का मंत्र है सबसे बड़ा? बिल्कुल साहब, जीत का मंत्र है। और एक अभी हमारे मित्र नीरज जैन पैयर ने, ये हमारे बहुत अच्छे इंटीरियर है, इन्होंने एक सर्वे करवाया था फेसबुक पे, जिसमें बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने फेसबुक पर सिंधिया जी को वोट किया है। बीजेपी के पदाधिकारियों ने, वो साक्षी है नीरज जैन, इन्होंने फेसबुक पर अभी किया था। बीजेपी के कई पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने सिंधिया जी को वोट किया है। और क्या कहेंगे भाई साहब, कैसे देख रहे हैं आप अपनी लोकसभा सीट को? देखो, उनके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं है, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए। अगर कुछ होता तो मैदान में बैठते ना, क्यों भाग गए? हम चाहते कि आमने सामने बात करो ना, आमने सामने बात होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक सबसे पहले गुना सीट का डिक्लेरेशन हो जाता था, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। बड़ा फंसा हुआ है मामला। सिंधिया जी लड़ेंगे कि प्रदर्शनी थी, क्योंकि वो आ रही है अभी दौरे पर, लोग कंफ्यूजन में, कौन लड़ेगा, महाराजा या महारानी? नहीं, क्या है कि ये गुना लोकसभा सीट है ना, ये 5 साल पहले ही घोषित हो जाती है कि यहाँ से सिंधिया जी ही लड़ेंगे, इसलिए यहाँ का घोषित होने का प्रश्न ही नहीं है। अरे सवाल ये नहीं है प्रियदर्शनी दी या महाराज, दोनों पर मामला अटका पड़ा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दौरे लगातार चल रहे हैं प्रदर्शनी दी के। सिंधिया जी लड़ेंगे, सिंधिया जी फाइनल है। चलिए बीजेपी से भाई साहब क्या कहेंगे आप? देखो, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जिसमें 50% 60% से ज़्यादा केवल लालीपॉप दिए गए हैं, वही सिद्ध करता है कि कांग्रेस को सरकार नहीं बनाना है। जहाँ तक सिंधिया जी का है, तो सिंधिया जी डर रहे हैं कि सीट से इस बार उनकी नैया डूबने वाली है, और पत्नी भी खड़ी हो जाए चाहे पति खड़ी हो जाए, इस बार 40 साल उनको देखते देखते हो गए, इस बार उनका यहाँ से जाना निश्चित है। भाई जब सिंधिया जी की पत्नी आ रही हैं, दौरा कर रही हैं लगातार, तो बीजेपी में थोड़ा है, हलचल है क्या? कोई भी दौरा करता रहे, इस बार निश्चित रूप से सिंधिया जी को यहाँ से जाना है। भारतीय जनता पार्टी सांसद यहाँ से इस बार निश्चित रूप से आना है। क्यों सिंधिया जी जाएंगे, क्या वजह? एक वजह बताइए ना, सिंधिया जी इधर से क्यों बैक होंगे? सिंधिया जी जाएंगे, इस बार गांव-गांव में सिंधिया जी के खिलाफ माहौल है। सिंधिया जी की जो सरकार जिस समय बनी, उन्होंने 2 लाख रुपए की देने की घोषणा की थी, लेकिन वास्तविकता में एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ है। जो ये प्रमाण पत्र बता रहे हैं, ये प्रमाण पत्र दिए गए हैं 1 अप्रैल के बाद सहकारी बैंकों के माध्यम से जो ऋण माफ कर दिया गया उसको वापस ऋण दिया जाता है, लेकिन एक भी ऋण ये अभी वापस नहीं कर पाए। 1 अप्रैल चली गई है। 4 बार तो लगातार जीतते आ रही है ना। सिंधिया जी की बात करें, देखिए सिंधिया जी जीतते आ रहे हैं, वो अलग विषय है। इस बार विषय विकास का जो विषय आप मुद्दा छेड़ रहे हैं, यहाँ पर विकास का मुद्दा कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आगे बेमानी हो चुका है। धारा 370 ये कश्मीर में यथावत रखना चाहती हैं, 124 ये हटाना चाहते हैं, ये राष्ट्रद्रोह की सेना के अधिकारों को कम करना चाहती है। कश्मीर में सुनिए, कश्मीर में सेना को ये अधिकार मिला है कि जो पुलिस को अधिकार होता है कि पुलिस जाके किसी भी नागरिक ने अगर कोई अपराध किया है या कोई देशद्रोह का काम कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार करने का काम पुलिस को होता है, लेकिन सेना को विशेष अधिकार कश्मीर में मिला हुआ है, उस विशेष अधिकार को हटाना चाहते हैं। ये देश का विकास करना चाहते हैं। ये चलिए और भी लोग हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, मैं बस इन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, जो पहले ये लोग कहते थे 370 धारा हटाओ, लेकिन जब पाकिस्तान से इनका घोषणा पत्र बनकर आया तो अभी ये लोग उसमें कहा साफ मना कर दिया हम 370 नहीं हटाएंगे। ये क्या देश का विकास करेंगे? भाई साहब आप बताइए, सिंधिया जी की जीत का कारण क्या है? आखिर मतलब लगातार जीत रहे हैं इधर से, ऐसा क्या है?
मैं आपको पहले तो स्पष्ट कर दूं कि 10 साल तक यहाँ बीजेपी के विधायक रहे और पिछले 15 साल से सिंधिया जी हैं। दोनों ही पार्टियों के यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैं दोनों ही पार्टी के पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास बताएं कि विकास के तौर पे उन्होंने क्या किया है। विकास के तौर पे जहाँ कांग्रेस के पास में सिर्फ एक एफओवी है जिसने शहर का सत्यानाश कर दिया, वहीं बीजेपी के पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है। तो आप विकास की बात कहाँ कर रहे हैं? इस क्षेत्र में मूलभूत जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कहाँ हो रही है? आम आदमी परेशान है। शहर की सड़क पिछले 5 साल से खुदी हुई बाईपास डली हुई जिसका अब निर्माण है, वो भी कम से कम 6 महीने से उसका निर्माण चल रहा है, वो अधूरा निर्माण है। शहर की सड़कें 2 साल से खुदी हुई थी, अब जाके खुदी हुई हैं और जिनका काम हुआ वो अभी 6 महीने में फिर दोबारा खुद गई है। ये तो भाई साहब आपका कहाँ खड़ा है? अशोकनगर कहाँ पर खड़ा हुआ है विकास के मामले में? देखे अगर लोग 50 साल पहले यहाँ था ना, ये वहीं खड़ा हुआ है। कोई डेवलपमेंट नहीं, शून्य पूरा का पूरा। दूसरा चीज ये है कि आपके आदरणीय राहुल जी कहते हैं कि हम 72,000 रुपए देंगे। देश की इकोनॉमी, देश का टोटल बजट है 3 लाख करोड़ का और 3.6 लाख करोड़ वो कह रहे हैं कि हम उनको बांट देंगे। और रही बात स्थानीय मुद्दे की, तो सिवाय एफओबी के कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे ही सवाल उठा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं, आम लोग हैं, वो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? पहली बात तो इन लोगों को ये नहीं पता धारा 124A है क्या। ये लोग झूठे और दुष्प्रचार करना इनका, उसको ये राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह में फर्क नहीं समझते। इनकी इतनी बुद्धिमत्ता है, ठीक है। ये सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, उसको राजद्रोह के दायरे में लिया था इस सरकार ने, इसलिए कि मोदी के खिलाफ कोई बोल ना सके। उस धारा को कांग्रेस हटा रही है और राष्ट्रद्रोह की धारा 122-21 है। आप पढ़ने पहले, उसके बाद यहाँ आके बोलेंगे ज्ञानवान लोग। भाई जब क्या कहेंगे? आपके घोषणा पत्र है उस पर ही मैनिफेस्टो पे सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी के लोग, आम लोग। ये बीजेपी के आखिर कहाँ से लाएंगे 72,000 रुपए? कई सारी जो 15 बिंदुओं हैं आपके मैनिफेस्टो में। ये समस्या जब हमारी सरकार हमारी आएगी तो हम करेंगे। हम उसके बाद में ये करने का काम हमारा, ये बीजेपी वालों का काम नहीं है। बीजेपी इस बात से डरी हुई है, जितने भी उपचुनाव हुए लोकसभा में, जितने भी उपचुनाव हुए, प्रत्येक लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती गई है। 13 लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव 13 लोकसभा चुनाव ये हार चुके हैं। और एक इन्होंने, जब अभी मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, इनका नारा था माफ करो महाराज हमारा नेता है शिवराज। जब महाराज ने बैटिंग की, शिवराज सिंह बॉल डाल रहे थे, सिक्सर मारा, उसके बाद में हमारे ये कमलनाथ जी आज सरकार बना के बैठे हैं। चलिए, और क्या आपका घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे, क्या है आपका? ये जो है ना वेनेजुएला बनाना चाहते हैं भारत को इस तरीके से, ये वेनेजुएला बनाना चाहते हैं भारत को इस तरीके से। 72,000 प्रत्येक परिवार को दे करके सिवा जो है देश का सत्यानाश। भारत के है, भारत के क्या कहना चाहते हैं? से पूछो, विकास नहीं करा है जी। बाकी बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। हम क्या हिंदू नहीं है? हम मुसलमान हैं। इनसे पूछो। अब मेरी बात सुने, संसद में एक मिनट, संसद में बिल पास होता है SC एक्ट के लिए, धारा 370 के लिए, राम मंदिर के लिए। ये बिल पास नहीं करवा पाए ये लोग। ये बता रहे हैं कि हम देश भक्त हैं, राम भक्त हैं। अरे हमारा देश है, भारत माता के हम भी लाल हैं जी। अलग से पैदा होके आए क्या? हम भी भारत माता के लाल हैं। हमारी जब इनको राम मंदिर की याद आए। चलिए, अब देखना होगा कि एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस है वो किस तरह के मैदान में होगी, बीजेपी किस तरह के मैदान होगी। क्या मोदी मैजिक काम आ पाएगा गुना लोकसभा सीट पर, या फिर सिंधिया के गढ़ में बीजेपी के लोग सेंध लगा पाएंगे? फिर मिलेंगे एक नए शहर से, तब तक के लिए शुक्रिया।